वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी का एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए आए हैं हम। और देखिए, आपका पेपर भी 26 जुलाई को है। अब आप आशा करता हूँ मैं सब कुछ पढ़ चुके हैं और अपने अंतिम जो समय है उसमें अपनी रिवीजन को धार दे रहे हैं, तो अपनी रिवीजन को धार दीजिए। पूरे सिलेबस का निचोड़ ले आए हैं, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो पढ़ा हुआ चीज़ें हैं टॉपिक वो सब आपकी रिवाइज हो जाएंगी। उस हिसाब से इस टेस्ट को बनाया गया है। ठीक, सबसे पहला सवाल कह रहा है करेक्ट ऑर्डर लगाना है अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर, है ना। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने का सही क्रम क्या है। तो ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, वैसे कौन सा आपका सही है, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई कौन आते हैं, भाई आपको पता है सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्तुगीज़, तो वो तो सभी में है भाई। उसके बाद कौन आते हैं, पोर्तुगीज़ के बाद आते हैं डच। कौन आते हैं, डच। डच के बाद कौन आता है, ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश के बाद कौन आता है, डैनिश आते हैं। और सबसे लास्ट में कौन आते हैं, फ्रेंच आते हैं। ठीक, जिसको फ्रांसीसी भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। जो अल्मेडा था, कह रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या पीस वाटर पॉलिसी चलाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक माना जाता है। तो गलत कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है। कह रहा 1664 में औरंगजेब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार डच को दिया था। डच नौसेना नायक वेदर हेग, इसने सूरत और मालाबार को विफल करने के बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री लगाई। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरमंडल समुद्र तटों की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। और डैनों ने, यानी जो डैनिश थे, इन्होंने 1621 में तंजौर जिले के ट्रैंकोबोर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। तो यहाँ गलत कौन सा भाई, डैनिश जो थे इन्होंने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी ट्रैंकोबोर तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, 1620 में। ये गलत है बस। चलिए ये बताइए, काफ़ी बढ़िया सवाल है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। अंबूर की लड़ाई, वॉन्डी वॉश की लड़ाई, कर्नाटका की तीसरी लड़ाई और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो अंबूर की लड़ाई कब हुई है, या बैटल ऑफ अंबूर, तो ये 1749 में होती है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कब होती है भाई, या वॉन्डी वॉश की लड़ाई 1760 में होगी है। और पौंडीचेरी की संधि की बात करें तो 1755 में होगी। कर्नाटक की तीसरी लड़ाई ये आपकी होगी 1756 से 63 तक चलेगी, 1756 से 63 तक। यानी क्रोनोलॉजी 1432 हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही कौन सा है, देखो रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ये भी सही है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था भाई, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये तो सही है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। यानी यहाँ तो सारे ही सही हैं, तो मोर देन वन अब हो जाएगा। चलो इस वाले में देखो, 6 में आपको गलत बताना है। सर है, इसमें गलत क्या है, रोहिल्ला वॉर 1774, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, सलबाई की संधि 1782, पिट्स इंडिया एक्ट 1781। कौन सा इनकरेक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1781 में नहीं आया था, ये 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू गवर्नर जनरल, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड वेल्जली। इसकी क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी होगी। ठीक है, मतलब इनका टाइम पीरियड अगर आपको याद है तो अब इसकी क्रोनोलॉजी लगाइए भाई। जैसे वॉरेन हेस्टिंग है 1773 से 1785 हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 हो जाएगा, सर जॉन सोर की बात करें तो 1793 से 98 हो जाएगा, लॉर्ड वेल्जली की बात करें तो 1798 से
1805 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ठीक है ना। अब ये प्रेस एक्ट है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, विडो रीमैरिज एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, इसकी क्रोनोलॉजी लगाई। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आएगा, 1878 में आता है। विधवा पुनर्विवाह 1856 में आएगा, विधवा पुनर्विवाह। और इंडियन काउंसिल एक्ट पहला आएगा 1861 में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम ये कब आएगा, 1899 में। तो क्रोनोलॉजी हो गई 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917, 1919 का रॉलेट अधिनियम, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1917 का केरल का मोपला विद्रोह। गलत कौन सा है, केरल का मोपला विद्रोह 1917 नहीं 1921 में होता है, 1921 में होता है। चलो अब ये अगला है, इसको भी आपको क्रम में लगाना है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा, दांडी मार्च, बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, बेहद। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में होगा। इंडिविजुअल सिविल डिसऑबिडेंस की शुरुआत 1933 में होगी भाई आपकी। लॉर्ड इरविन की दीपावली घोषणा की बात करें अगर तो 1929 हो जाएगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, नाम ही है मार्च, तो मार्च में शुरू होगा 12 मार्च को 1930 से। तो सही क्रम 1 4 3 2, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको बताना है सही कौन सा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को हिम्मत और दूर की सोच वाला एक बहुत अच्छा लीडर बताया था। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को तोड़फोड़ वाला माना था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मायो के राज में इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू की गई थी। तो कौन सा यहाँ सही है, 1 2 3 ठीक है, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी किसके टाइम में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845-55 के बीच लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में बनाया गया। ढोंडो केशव कार्वे ने 1897 में पूना में विधवा आश्रम बनाया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया, जिसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। सही कौन सा है भाई, तो सिर्फ 1 और 3 सही है, क्योंकि ढोंडो केशव कार्वे जो है इन्होंने 1896 में जो है शुरू करा था एक विधवा आश्रम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है। सर सैयद अहमद खान ने अशबाब बगावत ए हिंदी लिखी थी, जो कि 1857 में प्रकाशित हुई थी। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैर्स बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे, और 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। सही है यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, क्योंकि 1859 में प्रकाशित हुई थी, 1859 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कलिंजर अभियान, दोहरिया की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, सरहिंद की लड़ाई, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। तो कलिंजर अभियान ये कब होता है, कलिंजर कैंपेन 1531 में। बैटल ऑफ दोहरिया या दोहरिया की लड़ाई होगी 1532 में। चौसा का युद्ध की बात करें अगर तो ये होगा 1539 में, और सरहिंद की लड़ाई की बात करें तो ये होगा 1555 में। ऑप्शन 1 2 3 4 क्रम एकदम सही है। 15 पे आइए, गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है। अबदार खाना 1585 में फतेहपुर सिकरी में अनूप तालाब के उत्तर में अकबर ने बनवाया था। अकबर के राज में 1604 से 5 के आसपास पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू लाया था। अल बरूनी को अकबरनामा पूरा करने में 7 साल लगे थे। आईने अकबरी सिस्टम अकबर के ज़मीन के रेवेन्यू मैनेजमेंट से जुड़ा है। कौन सा गलत है भाई, तो अल बरूनी जो है अकबरनामा 7 साल लगे, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अबू फजल जो है उसने लिखा था यह अकबरनामा, अबू फजल।
अबुल फजल, है ना, उसको 7 साल लगे थे इसको लिखने में। चलो फिर से इसको क्रम में लगाना है। सैयद डायनेस्टी के रूलर हैं खिजर खान, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह। इनको आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो जैसे खिजर खान, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1414 से 21। अलाउद्दीन आलम शाह, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1445 से 51। मोहम्मद शाह की बात करें तो 1434 से 1445 हो जाएगा। और मुबारक शाह 1421 से 34। तो ऑप्शन डी सही है। 17 पे आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। जाट और सवार मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। बलराम जाट, जिन्हें बालू के नाम से जाना जाता था, उनको मोहम्मद शाह ने नायाब बख्शी और राव की उपाधि दी थी। मुर्शीद कुली खान मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का आखिरी सूबेदार था। तराइन की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुस्लिम ताकत मजबूती से जम गई थी। कौन सा गलत है भाई। तो तराइन की पहली नहीं, दूसरी लड़ाई के बाद, है ना, क्योंकि उसमें भाई मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाएगी, और मोहम्मद गौरी क्या, पृथ्वीराज चौहान जी की, है ना, तो वहाँ से फिर मुस्लिम डोमिनेंस बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है मलिक उस सुअरा का टाइटल शेख अब्दुल फैज़ी को दिया गया था। भास्कराचार्य के संस्कृत मैथमेटिकल ग्रंथ लीलावती का फारसी ट्रांसलेशन आबिद फैज़ी ने किया है। अबुल फजल ने संस्कृत के क्लासिक पंचतंत्र का फारसी में अनवर सुहेली नाम से अनुवाद किया है। और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसव कल्याणी के कलचूरी शासक बिजला के मंत्री थे। सही कौन सा है यहाँ, तो चारों ही ठीक है। 19 में आते हैं, इनकरेक्ट की पहचान करनी है, गलत बताना है यहाँ पे आपको। चंदेल शासकों का जो शासनकाल है वो मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। पुराणों में पल्लव वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता है या कहा गया है। मूर्ति पूजा की शुरुआत पूर्व आर्यकाल से मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी है। गलत कौन सा है, तो पुराणों में आप देखेंगे श्री पर्वतीय पल्लव वंश को नहीं, एक शुवाकु वंश जो है ना, एक शुवाकु वंश, उसको बोला गया है। 20 पे आते हैं, महावीर का जन्म, कलिंग की विजय, शक युग की शुरुआत और गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो इसको लगाइए भैया, महावीर जी का जन्म कब हुआ, 540 BC हो जाएगा। कलिंग की विजय 261 BC हो जाएगा। शक युग की शुरुआत होगी 78 AD में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना ये होगी 320 AD में, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन का शासनकाल, नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल, कन्नौज के शासक राजा भोज का राज्याभिषेक और कनिष्क का शासनकाल। इन चारों का क्रम लगाना है आपको। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक रहेगा। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 800 से 833 तक रहेगा। कन्नौज के शासक राजा भोज का राज्याभिषेक की बात करें तो ये 836 में होगा। कनिष्क का शासनकाल की बात करें 78 से 101। तो क्रोनोलॉजी हो गई आपकी सी। चलो अगला है, ये हड़प्पन साइट्स हैं और उनकी लोकेशन है, जैसे बालू, पदरी, हुलास और मांडी। कौन सी कहाँ पे है भाई, तो मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है आपकी, हुलास सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के, पादरी ये आपकी भावनगर गुजरात हो गया, बालू हो गया आपका कैथल हरियाणा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 पे ट्राई करिए, अक्षवाप, धन्व, उर्वर और खिलिया, है ना, अक्षवाप, धन्व, उर्वर, धान्य, इसको आपको मिलाना है। इसके कौन लेखक हैं, ऋग्वैदिक काल के शब्द हैं और उनके अर्थ क्या हैं। जैसे अक्षवाप, इसका मतलब होता है लेखाकार, और धन्व का मतलब होता है रेगिस्तान, धन्व मतलब रेगिस्तान, उर्वर मतलब हो जाता है हल से जुता हुआ खेत, और धान्य का मतलब क्या होता है भाई, धान्य का मतलब हो गया अनाज, है ना, कहते हैं ना धन धान्य से धरती भरी रहे। तो 1 2 3 4 ठीक है। चलो आगे, हाँ खिलिया, जैसे यहाँ पे खिलिया है ना, हिंदी वाले में नहीं दिया। खिलिया का मतलब होता है घास का मैदान। क्या होता है, घास का मैदान। चलो 24 पे देख लो, इसमें भी सही की पहचान करनी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका।
कह रहा है शूद्र शब्द का जिक्र ऋग्वेद के 9वें मंडल के 90वें सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद का 8वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ ज़ैंदावस्था में कई समानताएं पाई गई हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना शब्द का जिक्र 3 बार और गंगा शब्द का जिक्र 1 बार किया गया है। सही कौन सा है? तो सिर्फ 3 और 4 यहाँ सही है, क्योंकि शूद्र शब्द का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है ना, 10वां मंडल के 90वें सूक्त। और सोम को समर्पित है ऋग्वेद का कौन सा मंडल? ये वाला 9वां मंडल है ना, 8वां नहीं 9वां है। चलो 25 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है ये फिलॉसफी और ओरिजिनेटर है, जैसे सांख्य फिलॉसफी, योग, न्याय और वैशिष्ट। सांख्य दर्शन ये किससे संबंधित है भाई? महर्षि कपिल से। योग दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि पतंजलि से। न्याय दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि गौतम से। और वैशेषिक महर्षि कणाद से। यानी 1 2 3 4 ठीक है। 26 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है यहाँ पे। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुँचता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में फैलता है और एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा सही है भाई यहाँ? तो यहाँ तो ठीक है, आप कहेंगे सारे सही हो जाएंगे। 27 में आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? मनुष्य की आंख पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है। कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/16वें भाग तक रहता है, और जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह सेकंड के 1/10वें भाग तक मस्तिष्क पर रहता है। कौन सा सही है? सही तो सिर्फ पहला वाला हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कानों द्वारा जो ध्वनि सुनाई जाती है वो हमारे मस्तिष्क पे 1/10 सेकंड तक मस्तिष्क में रहता है, और ये 1/16 तक रहती है रेटिना इमेज। तो सिर्फ 1 सही है। 28 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? कह रहा है लेंस की क्षमता जो है इसका मात्रक डायोप्टर है भाई, और डॉपलर प्रभाव का उपयोग दूर के खगोलीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों के वेग को मापने के लिए किया जाता है। और आपका विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कैन रीड एंड राइट यूजिंग बैरली सिस्टम, यानी चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ और लिख सकता है। गलत कौन सा है? तो गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 29 पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही कौन सा हो जाएगा? तो सिर्फ 2 और 3 सही है ना। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में नहीं करती है ना। और जो पवन चक्की है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में करती है भाई, यांत्रिक को विद्युत में करती है। चलो अगला देख लेते हैं। अति चालकता की स्थिति से अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं भाई, यानी सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। रॉकेट नोदन पूर्णतः न्यूटन के संवेग के संरक्षण के नियम पर ही आधारित है, और विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कण त्वरक एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कणों को अत्यधिक उच्च गति और ऊर्जा तक त्वरित करती है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये सारे सही हो जाएंगे। चलो 31 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? न्यूटन के पहले नियम के कारण जब कोई कह रहा है स्थिर गाड़ी अचानक चलने लगती है, उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का तीसरे नियम के कारण कह रहा है कुएं से पानी खींचते समय कुछ रस्सी टूट जाती है और आदमी कुएं के पीछे गिर जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे सही कौन सा है, तो दोनों ठीक है। 32 में आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाता है, और तो ये एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं।
विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। घर्षण बलों के परिमाणक का क्रम स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये ऑर्डर होता है। इनकरेक्ट कौन सा है? यही वाला इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। क्यों? स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये सही क्रम है। स्टैटिक, स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। 33 में आइए, गलत बताना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान वास्तव में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का 1/6 होता है। प्रत्यास्थ सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है और स्थिरांक को उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसे गणितीय रूप से ई द्वारा दर्शाया जाता है। तापमान बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव 0 होता है। कौन सा गलत है? सी गलत हो जाएगा, है ना। तापमान बढ़ने के साथ जो पृष्ठ तनाव है वो एक्चुअल में कम होगा, है ना। सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज टेम्परेचर। चलिए 34 पे आते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट बताना है आपको। कह रहा है द्रव का तापमान बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बहुलित परिवर्तन के कारण कैलिडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। दर्पण जिसे हम अपने चेहरे को देखते हैं एक समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं। कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है आपका यह ऑप्शन डी, क्योंकि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ये ठीक है। पर प्रकाश किरणें जो है वो अवतल दर्पण पर है ना, परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं, अवतल। 35 पे आ जाइए, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अव्ययी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लाल प्रकाश में सबसे कम क्रांतिक कोण होता है। कौन सा गलत है यहाँ? तो गलत तो है ऑप्शन डी, सी, क्योंकि सबसे कम क्रांतिक कोण की अगर बात करें तो ये बैंगनी प्रकाश का होता है, बैंगनी का, वॉयलेट का, है ना। चलो 36 में गलत बताना है। वायु में ध्वनि तरंगों की गति 333 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति दाब के बढ़ने या घटने से अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ता है ध्वनि की गति भी बढ़ती है। कौन सा गलत है? पहले ही गलत है ना। ध्वनि तरंगों की गति जो है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। चलो अगला देख लेते हैं। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिए, हमारी ऐप से लगा सकते हैं। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। कांच एक अतिशीतित द्रव है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। साधारण साबुन स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। तो गलत कौन सा है भाई? कोई गलत नहीं है, ठीक है ये। 38 में गलत की पहचान करनी है। भारी जल का उपयोग मंदक के साथ प्रशीतक के रूप में करा जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूट्रियम के अणु त्रिपरमाणुक होते हैं। तो कौन सा गलत है भाई? तो ड्यूट्रियम त्रिपरमाणुक नहीं, द्विपरमाणुक होते हैं, है ना। वो ट्रीटियम होता है जो ट्राई एटॉमिक होता है, ड्यूटियम डाई एटॉमिक होता है। 39 में गलत बताना है। ओजोन ऑक्सीजन के एक अपरूप है। रासायनिक रूप से यह एक त्रिपरमाणुक गैस है। किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें चीनी या कार्बोहाइड्रेट को एसिड, गैस या अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। साबुनीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है एवं इस दौरान पदार्थ किसी मध्यवर्ती तरल अवस्था से नहीं गुजरता है। तो गलत कौन सा है यहाँ? गलत है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये आपका साबुनीकरण नहीं है, यह है सब्लिमेशन, है ना, या ऊर्ध्वपातन इसको हिंदी में बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। 40 में गलत बताना है। कह रहा है लैक्टिटोल वास्तव में एक शुगर अल्कोहल या पॉलीऑल है जो दूध में पाए जाने वाले
डिसैकराइड लैक्टोज के उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 3 ppm से नीचे हो जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है। स्वच्छ जल की बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में 17 ppm या इससे अधिक होता है। गलत कौन सा है भाई? तो ये गलत है, 3 नहीं 6 ppm से नीचे होता है तो मछलियों का विकास रुक जाता है। चलो 41 पे आते हैं, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से होती है। हाइड्रोकार्बन केवल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। कौन सा सही है? तो सिर्फ सी सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोकार्बन जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। 42 में सही बताना है भाई, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शब्द पहली बार 1844 में जर्मन रसायनज्ञ कार्ल सिमिट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जॉन्स जैकब बार्जेलियस ने 1838 में प्रोटीन शब्द गढ़ा था। कैसिमर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। सही कौन सा है भाई? तो यहाँ पे तीनों ठीक है। 43 में सही बताना है। कह रहा जब बारिश का pH 5.3 से कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन जीवाश्म ईंधन के जलने, सीमेंट उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले चूना पत्थर आदि के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल समताप मंडल में पाई जाती है। सही कौन सा है भाई? तो यहाँ देखेंगे आप, पहली चीज़ एसिड रेन होती है जब pH 5.6 से कम हो जाता है। कब हो जाती है? 5.6 से कम। और CO2 जो है ये पाई जाती है सिर्फ क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, बी सही है। 44 में गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा था, उन्हें कोशिका का नाम दिया। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। राइबोसोम को एंजाइम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौन सा गलत है? तो जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। चलो 45 में आओ, इसमें सही बताना है। जैसे क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में कौन सा सही है? तो क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक है। राइबोसोम जो है कोशिका का पावर हाउस, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस होता है। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का प्रोटीन संश्लेषित केंद्र होता है। और लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है ना। चलो 46 पे देखते हैं गलत कौन सा है आपका। आमाशय में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। आमाशय आहार नाल का सबसे छोटा भाग है और जठर रस आमाशय में जाकर प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। आग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे बी गलत हो जाएगा। आमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, सबसे छोटा नहीं, सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट है। 47 में सही बताना है। कह रहा है कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला शब्द क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। सही कौन सा है भाई? तो ये तीनों ही सही है यहाँ पे। चलो 48 में गलत बताना है भाई। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज विलियम हार्वे ने 1683 में की थी। कह रहा है मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है और हृदय का वह भाग जो शरीर के ऊतकों से रुधिर ग्रहण करता है अलिंद कहलाता है और हृदय का वह भाग जो ऊतकों में रुधिर पंप करता है निलय कहलाता है। कौन सा गलत है? तो पहले ही गलत है। इसकी खोज 1628 में की गई थी, ना कि 1683 में। 49 में गलत बताना है भाई। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त दे जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियां कहा जाता है। रक्त तरल रूप में एक संयोजी ऊतक है एवं यह एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.6 होता है। रक्त में ग्लूकोज की जो समान मात्रा है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। कौन सा गलत है?
तो ये गलत है, बी। पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। चलिए 50 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक जोड़ी मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। और वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम से होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है? पहला गलत है, क्योंकि मनुष्यों में देखेंगे जो आप उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क है, ठीक है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है ना, और एक मूत्राशय होता है। एक जोड़ी मूत्राशय नहीं होता, एक मूत्राशय होता है, और एक ही मूत्रमार्ग का बना है भाई, पता है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में सही बताना है आपको। कह रहा गोंडवाना श्रृंखला की जो चट्टानें हैं ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक बनी थी। गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानें परतदार अवसानी चट्टानें हैं जिनमें जीवित जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानें नदी घाटियों में जमा होने वाले पदार्थों से बनी और जीवाश्मों की मौजूदगी इनकी खासियत है। भारत के 98% कोयला संसाधन गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा 52 में आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा काराकोरम माउंटेन रेंज इज इंडिया नदर्न मोस्ट माउंटेन, यानी सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे गलत तो कोई नहीं है, तीनों ही ठीक हैं। 53 में आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भोपाल एमपी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये भी नई दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन 54 में सही की पहचान करनी है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था, जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी हिस्सों से बनाया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप तमिलनाडु उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ सही की बात करें अगर, तो आप देखेंगे 1 to 4 सही है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो तमिलनाडु नहीं आता है, केरल के उच्च अधिकार में आता है ना, केरल का जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत आता है ये। फिर क्वेश्चन 55 में बताना है, क्रोनोलॉजी लगानी है आपको, बीजेपी, बसपा और कांग्रेस और आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। तो बीजेपी की गठन कब हुआ है भाई? 1980 में हुआ है ना। बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है। कांग्रेस तो आप सभी को पता होगा भाई, बहुत ही पुरानी है, 1885। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964। ए सही है। 56 में आते हैं, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ पे। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। तो देखेंगे आप, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2006 में नहीं 2005 में हुई है। राष्ट्रीय एजेंसी की स्थापना 2008, ठीक है, और ये भी ठीक है, यानी 1 to 4 सही है। नहीं 2 तो गलत है, 1 3 4 सही है। 57 में आ जाइए, यहाँ भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए सीटों की कुल संख्या का 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तो यहाँ देखेंगे आप, दोनों ठीक है। 58 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में देश में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया था। जीएसटी जो है एक संवैधानिक निकाय है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सिफारिश करती है। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का अनुच्छेद 279A के अनुसार अनुच्छेद 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद का गठन किया जाना था। तो यहाँ देखेंगे आप, तीनों ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 59, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243 घ या 243D
पंचायती राज प्रणाली के सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और इन समूहों से संबंधित सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन और 1992 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है और 243 गा में पंचायतों की संरचना के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखेंगे आप तीनों ठीक है। क्वेश्चन 60 में आते हैं, यहाँ भी सही की पहचान करनी है, ध्यान से थोड़ा देखिए कौन सा सही हो जाएगा। कह रहे हैं नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। केशवानंद भारती केस 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद के द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करता, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। तो यहाँ भी देखेंगे दोनों सही हो जाएंगे। 61 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प है। भारत के संविधान की प्रस्तावना धार्मिक न्याय शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। भारत में राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष चुनाव यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, इसलिए भारत का गणतंत्र है, मतलब भारत एक रिपब्लिक है इसलिए। तो यहाँ भी देखेंगे आप ठीक है तीनों। 62 में आते हैं, सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू के द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान का ज़्यादातर राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची सूची 3 के तहत 52 विषयों को परिभाषित और सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे भारत की जो 6ठी अनुसूची है ये गलत है, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है ना। चलो 63 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। अनुच्छेद 316 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की 1995 रिपोर्ट के अनुसार इन समुदायों के विरुद्ध अत्याचार के कारणों में भूमि विस्थापन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्तता शामिल है। सही कौन सा है, तो सिर्फ पहला सही है, क्योंकि ये रिपोर्ट 1990 की है। 64 में आते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 के तहत सदन का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। केंद्र और राज्य दोनों के वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। विवाह, तलाक और गोद लेने को संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि के तहत, मतलब प्रविष्टि 5 के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 65 में सही बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहला लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया। पहले लोक सेवा आयोग में शुरू में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया और 1793 के अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बन गए। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। 1793 नहीं, 1786 का अधिनियम है। 66 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि है। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत एफ.ई. क्लीमेंट्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था और भारत की शहरी वेधशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। तो गलत देखेंगे अगर, तो भाई भारत की जो शहरी वेधशाला है ये कर्नाटक में नहीं है, न्यू दिल्ली में है ये। चलो 67 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स सर्वात्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है। म्यांमार विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की
प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था। तो यहाँ के देखेंगे आप, जो कार्बन नेगेटिव है वो म्यांमार नहीं भूटान है। 68 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहा है अर्नीज नेज ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर शहर में है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखोगे आप कोई गलत नहीं है। चलो 69 पे आ जाते हैं हम। 69 क्या कह रहा है? गलत की पहचान करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 से 22 अप्रैल को पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निश्चय किया था। भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण के लिए राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। भारतीय संविधान की अनुसूची 9 संघ तथा राज्यों के पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तो यहाँ देखेंगे आप, गलत है, 9 नहीं 7 होना चाहिए। 70 में सही की पहचान करनी है। वेनेजुएला में टोक्यो और योकोहामा विमान निर्माण के प्रमुख केंद्र कह रहा है। उत्तरी आयरलैंड एक प्रमुख शहर बेलफास्ट अपने जहाज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। और जापान में 3 जॉर्ज डैम दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और माराकाइबो बेसिन चीन में है। सही है आपका कौन सा? बहुत ही आसान है, सिर्फ भी सही है भाई। टोक्यो योकोहामा ये जापान के हैं भाई, जापान के हैं। और 3 जॉर्ज डैम ये चीन में है। माराकाइबो बेसिन जो है ये वेनेजुएला में है। चलो 71 पे आते हैं। गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर और रोहतास जनगणना 2011 बिहार के अनुसार यहाँ पे क्या है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले हैं या कम वाले हैं? क्या सही है? तो ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 ज़िले हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? अत्यंत पिछड़े वर्ग की आप देखेंगे जनसंख्या, ओबीसी, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग। कौन सा गलत है? तो सामान्य वर्ग भाई इतना कम थोड़ी है, सामान्य वर्ग तो ज़्यादा ही है ना, 15.52% है। चलो 73 केंद्रीय बजट पर बेस सवाल है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए, यूरिया सब्सिडी के लिए और विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन के लिए, उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन के लिए। कौन सा यहाँ पे गलत मैच कर रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे वीबीजी रामजी योजना, इसके लिए करा है 95,692 करोड़ रुपए। ठीक है। 74 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? दुर्गापुर में एक बेहतर कनेक्टिविटी नोड के साथ एक इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, 5 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने और 4,000 ई बसें देने के प्रस्ताव पास किए गए। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। अगले 5 वर्षों में 50,000 सहायक स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे ताकि देश के स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे अगले 5 वर्षों में 50 यानी 1 लाख जो है वो जोड़े जाएंगे सहायक स्वास्थ्य पेशेवर। 75 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे है। राज्य में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 5 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है, जो कि इतने प्रतिशत हिस्सा बढ़ा है इसका। यही गलत हो जाएगा। 3.8 नहीं 3.5% हिस्सा बढ़ा है। बाकी ये तीनों सही हैं, इसको याद भी आप कर सकते हैं। 76 को पढ़िए। कौन सा यहाँ पे गलत आपको दिख रहा है ये आपको बताना है। इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित है। 2024-25 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण में लोक ऋण का 82.6% हिस्सा था, कह रहे हैं। ये गलत है। 82.6 नहीं 84.6% हिस्सा है। ये 3 तो ठीक है। 77 पे आ जाते हैं। 77 में कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार नीचे दिए गए ऑप्शन में से वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाला शीर्ष 3 राज्य बनाना है आपको। कौन से हो जाएंगे? तो ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं आपके। चलो 78 पे आ जाते हैं। गलत बताना है। बिहार बजट पे आधारित है। कह रहा है वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 65,800 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। 26-27 में लोक ऋण का शेष जो है वो इतने करोड़ रुपए रहा है। 26-27 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष इतने करोड़ रुपए रहा है।
तो यहाँ देखेंगे आप गलत कोई नहीं। 79 में गलत बताना बिहार बजट पे आधारित है, कौन सा गलत हो जाएगा। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 3% जो है उस पर रहा है। 2026-27 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत इतने करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई है, और 26-27 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत इतने करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 1648.41 करोड़ की राशि करी गई है। क्वेश्चन 80 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। बिहार के सिर्फ 4 जिलों में अत्यंत सघन वन है, बिहार के सभी जिलों में सामान्य सघन वन है। बिहार में कुल 260.80 वर्ग किलोमीटर झाड़ी है, और बिहार के 21 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर झाड़ी नहीं है। तो बिहार में आप देखेंगे 23 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे झाड़ियाँ नहीं हैं। फिर है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले बताने हैं आपको। तो सबसे कम वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? शेखापुर, अरवल और बक्सर। ठीक है। और दोस्तों बिहार पीसीएस की ये टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं हमारी ऐप पे चले जाइए, को अभी डिस्काउंट तो और बढ़ गया, 50 से 80% हो गया और सस्ते मिल जाएंगे आपको। ज्ञान सर कोड लगा लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में है ये टेस्ट सीरीज़। 82 में आपको गलत बताना है। फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत कह रहा 23-24 में की गई। शुरुआत में फसल विविधीकरण योजना राज्य के 9 जिलों के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान में फसल विविधीकरण योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है, और फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत तुलसी और लेमन ग्रास, शतावरी आदि औषधीय सुगंधित पौधों की खेती पर 90% सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ देखेंगे आप 90% तो नहीं, यहाँ पे कितनी दी जाती है भाई, यहाँ पे दी जाती है आपको 75%। ठीक है, नहीं फसल विधि और कम दे देते हैं, 50% ही देते हैं। 83 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा 20 जून 2021 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पटना से शुरू की गई थी और पूरे बिहार राज्य के सभी 48 जिलों में लागू है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के पात्र 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं हैं। यही गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो महिलाएं जो पात्र हैं वो कितने उम्र की होनी चाहिए आपकी, 18 से 50 वर्ष तक की। अब इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। नवीनतम खनिज डेटा है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष 3 स्टील उत्पादक राज्य हैं। 2 चांदी उत्पादक राज्य राजस्थान, आंध्र प्रदेश। रॉक फॉस्फेट उत्पादक राजस्थान, एमपी। क्वार्ट्ज उत्पादक राजस्थान, आंध्र प्रदेश। गलत कौन सा है? शीर्ष 2 चांदी उत्पादक एक राजस्थान है और दूसरा आपका कर्नाटक है, कर्नाटक। 85 में आते हैं, सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही है। नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार भारत में महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर राजस्थान शीर्ष 3 चना उत्पादक राज्य हैं, और यूपी, एमपी, राजस्थान शीर्ष 3 चना उत्पादक राज्य हैं, ये कृषि डाटा के अनुसार है। और हरियाणा, एमपी, राजस्थान ये चना उत्पादक हैं। कौन सा सही है? तो चने के उत्पादन में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान ये आएंगे नंबर 1 पे। 86 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। दिसंबर 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन समीक्षा लगभग 3,44,000 अधिसूचित गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 3,28,000 लाख गांवों में पूर्ण की जा चुकी है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत लगभग 1,82,000 गांवों के लिए 2,76,00,000 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया जा चुका है। तो यहाँ गलत कोई नहीं है, ठीक है ये तीनों। 87 पे आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा शीर्ष 3 रेपसीड और सरसों उत्पादक राज्य हैं, और महाराष्ट्र, एमपी और पंजाब ये सोयाबीन उत्पादक हैं। कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ये सूरजमुखी उत्पादक राज्य हैं। सही कौन सा भाई? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सरसों के उत्पादन में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सोयाबीन में क्योंकि कौन आ जाता है? महाराष्ट्र, एमपी और आपका पंजाब नहीं, राजस्थान आता है। सूरजमुखी में कौन आता है? कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा आ जाता है, पश्चिम बंगाल ने। चलो इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसने लिखी है?
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वेल्थ ऑफ नेशन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो सिर्फ 3 और 4 यहाँ सही हो जाएंगे। 89 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के द्वारा तैयार की जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार की जाती है। तो यही सही हो जाएगा बिल्कुल, है ना, सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ये क्रांति हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, और उसके प्रोपाउंडर हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन, वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, येलो रेवोल्यूशन सैम पित्रोदा, ब्लू रेवोल्यूशन अरुण कृष्णन, ये भी सही है, सारे ही ठीक हैं। ISI मार्क, BIS हॉल मार्क, इको मार्क और HUID, है ना, ये कब आया इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है। ISI मार्क्स ये आया है आपका बहुत पहले 1955 में। BIS नया हॉल मार्क था, 2000 में आया था। इको मार्क ये आया 1991 में। HUID की बात करें तो बहुत ही लेटेस्ट हो गया। ठीक है, बी हो जाएगा। 92 पे आ जाते हैं। 92 क्या कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक वित्तीय निगम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, है ना, कौन कब बना है ये बताना है आपको। RBI 1 अप्रैल 1935 को बना है। औद्योगिक वित्त निगम ये 1948 को बना है न्यू दिल्ली में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 में बना है। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1988 में बना है। 1 2 3 4 ठीक है। 93 में सही की पहचान करनी है। 4 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार के साथ बॉर्डर से शेयर करते हैं। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। रैडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। सही आपका देखने को मिलेगा 1 2 4, क्योंकि डूरंड आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब देखने को मिलेगी। ठीक है, 94 में भी सही की पहचान करनी है। कह रहा किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 113 किलोमीटर होती है। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा का काटन बिंदु छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ दूसरा सही होगा, पहला तो गलत है क्योंकि यहाँ 111 किलोमीटर होती है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, चलो 95 में सही बताना है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कॉमरिन है। भारत का मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में बिचोम है। तो यहाँ कौन सा गलत है। सही अगर देखें तो 1 2 3 है। सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है वो आपका किबिथू है, किबिथू। चलो, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं और रोहतांग और जोजिला दर्रा किस हिमालय में स्थित हैं। तो ये स्थित है आपके पंजाब हिमालय में। निम्नलिखित में से सही की पहचान करनी है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति सेनेजोइक युग में हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्री क्रैम्बेरियन युग में हुई है। तो यहाँ कौन सा सही है, तीनों ठीक हो जाएंगे। 98 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, उद्घाटन ही गलत हो गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसका कहते हैं, बिहार का। बाकी ये सही हो गई फिर तो। अगले में सही बताना है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। दामोदर नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। कौन सा सही है यहाँ, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि गंडक नदी जो है वो काली गंडक और त्रिशूल गंगा से निकलती है, दामोदर नहीं। दामोदर निकलती है मालवा पठार से, है ना, मतलब ये मालवा भी कह सकते हो, पर वो चंबल नदी पूछ रहा है तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, MP से निकलती है ना। और यहाँ होना चाहिए था गंडक नदी। 100 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है वेलीकोंडा, पालकोंडा और नागरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है।
प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, प्रथम मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। कौन सा गलत है यहाँ? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री आप सभी को याद होना चाहिए, श्री कृष्ण सिंह थे भाई, है ना, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलो 102 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं सम्राट अशोक की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, बिहार दिवस और प्रतिबंध दिवस शराब का सेवन नहीं करने के लिए हर माह किस तारीख को मनाते हैं। तो कौन सा गलत है भाई? तो प्रतिबंध दिवस मनाते हैं प्रत्येक माह की क्या 26 नवंबर को, आप सीधा याद रखो 26 नवंबर, है ना, बस ये गलत है यहाँ पे। चलो 103 में आ जाते हैं, इसमें इनकरेक्ट की पहचान करनी है। कह रहा है बिहार के पूर्णिया जिले के केड़िया गांव राज्य का पहला आदर्श जैविक ग्राम है। नवादा जिले के रजौली में स्थित फुलवरिया डैम पर 10 मेगावाट क्षमता का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बिहार का प्रथम ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक थावे वन परिसर में विकसित किया जा रहा है। और सारण जिले के कालू घाट में बिहार का सबसे बड़ा और आधुनिक मल्टी मॉडल इंटर मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किया गया है। गलत कौन सा है यहाँ? तो ये पूर्णिया जिले में नहीं भाई, जमुई जिले में, जमुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। कह रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है भाई। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र ये बिहार के बांका में स्थित है, कह रहे हैं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बिहार के हाजीपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना बिहार के दरभंगा में है। कौन सा गलत है? तो रीजनल इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये बांका में नहीं, पटना में है, पटना में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक ने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार की यात्रा की। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे एवं उनका जन्म पटना में हुआ था। गलत कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आप, ये गलत है, 14वीं नहीं 16वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी इन्होंने। चलिए 106, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। बिहार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जो गठन है वो 1 अप्रैल 2007 को हुआ था। जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में सुलभ जल नामक परियोजना का शुभारंभ किया था। सर्वप्रथम वर्ष 1939 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य था। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3 फरवरी 2016 से अपना पूर्ण परिचालन शुरू किया था। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा गलत है। तो ये 1905 में शुरू हुआ था, 1939 में नहीं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं, सही बताना है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है साप्ताहिक द बिहार हेराल्ड था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र द सर्च लाइट है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक बिहार बंधु। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र सर्वहितैषी। कौन सा सही है? तो बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था वो था द बिहार हेराल्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें वो बिहार बंधु था और साप्ताहिक के तौर पे, दैनिक के तौर पे सर्वहितैषी था। और हिंदी का प्रथम, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार ये मैंने बता ही दिया आपका, ठीक है। चलो फिर कह रहा है गलत बताना है 108 में आपको कौन सा गलत है। महेश ठाकुर ने कारकोटा राजवंश की स्थापना की थी। नालंदा महाविहार गुप्त काल के दौरान स्थापित किया गया था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में अवंती वर्मन को महाराजा धीराज कहा गया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौन सा गलत है यहाँ? जो महेश ठाकुर है इन्होंने दरभंगा नहीं, इन्होंने मतलब कारकोटा नहीं, दरभंगा राजवंश की स्थापना की, दरभंगा, ये गलत है बस। चलो 109 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित। औरंगाबाद स्ट्रॉबेरीज, गया कतरनी राइस, दरभंगा पपाया प्रोडक्ट, ईस्ट चंपारण मशरूम।
कौन सा गलत है भाई? नहीं, सही पूछ रहा है, तो सही तो औरंगाबाद है भाई स्ट्रॉबेरी के लिए, है ना, क्योंकि कतरनी चावल की बात करें, ये बांका जिला है, बांका। और मखाना, कहाँ है मखाना? मखाना तो यहाँ है नहीं। पपीता से बने प्रोडक्ट की अगर बात कर लें तो पपीते से बने प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा भाई? गोपालगंज। ठीक है। मशरूम के लिए गया है, गया। चलिए 110 पे आते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहा 22 दिसंबर 1920 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तब पूरे शहर में हड़ताल रही। 5 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी की इच्छा अनुसार बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के नखास पिंड नामक स्थान को चुना गया। नखास पिंड चलो का नारा भी दिया गया। कौन सा गलत है? तो ये 1920 ने 1921 में आता है। चलिए क्वेश्चन 111 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है बिहार राज्य के 13 जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल बिहार की पूर्वी सीमा पर स्थित है, जिसमें बिहार के 3 जिले आते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और बांका। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले हैं। ठीक। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शेखपुरा है। तो यहाँ देखेंगे आप, गलत अगर पूछ रहा है आपसे तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बिहार के 3 जिले, एक तो किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, तीसरा बांका नहीं है, कटिहार है, कटिहार जिला। चलो अगला है शहर है और नदियाँ हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। सोनपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इसमें कह रहा है फाल्गु नदी है। मोकामा, बक्सर, पटना, भागलपुर गंडक नदी है। गया गंगा नदी है। छपरा सरयू नदी है। तो सही तो कौन सा है इसमें? छपरा ठीक है, सरयू नदी। गया में जो है वो फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी है ना। मोकामा, बक्सर, पटना, इन सब में यहाँ पे गंगा नदी है। सोनपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, यहाँ पे आपका गंडक नदी है। चलो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसके मुख्यालय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय नैरोबी, केनिया, और IMF वाशिंगटन DC, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन UK, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा, स्विट्जरलैंड। गलत कौन सा भाई? तो ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर जो है ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए 114 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहे हैं वर्ष 2025 के लिए किए गए हालिया आकलन के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 448.52 अरब घन मीटर है और वार्षिक निष्कर्षणीय भूजल संसाधन 407.75 अरब घन मीटर है। हिंदी काफ़ी ज़्यादा टफ है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री P राधाकृष्णन हाल ही में 13 जनवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ किया है। और कर्नाटक CM सिद्धारमैया हैज रिसेंटली लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-स्वातु 2.0 टू फैसिलिटेट प्रॉपर्टी ओनर्स इन रूरल एरिया इन ऑब्टेनिंग देयर डॉक्यूमेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस। कौन सा सही है? तीनों सही है इसके। चलिए 115 पे आते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा 29 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह शुरू करने वाला देश का पहला जिला है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी ढांड को हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ भी दोनों ठीक है। क्वेश्चन 116 देखते हैं, इसमें भी सही बताना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 22 फरवरी 2026 को IBM AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर स्थित ऐतिहासिक बैस्क्यूल ब्रिज का नवीनीकरण को मंजूरी दी है। अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों के नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ भी ठीक है सारे। चलो 117 में सही बताना है। हाल ही में मार्च 2026 में
कह रहा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है 2027 तक। और 18 मार्च 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विश्व धरोहर दिवस पर लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले ने 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जागरूकता गतिविधियों के संचालन में देश में प्रथम स्थान पाया है। सही कौन सा है? तो ये सारे सही हो जाएंगे। चलो अगला है 118, इसको देख लेते हैं। 118 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कह रहा है किस मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से आयुष ज्ञान प्रणालियों की तेजी से लिप्यंतरण और अनुवाद के कई भारतीय भाषाओं में करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं आयुष मंत्रालय ने। 119 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में शशि शेखर वेम्पत्ति को प्रसून जोशी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। 23 फरवरी 2026 को रॉब जेटिन ने न्यूजीलैंड के अब तक के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ भी देखेंगे, ठीक है ये। चले, और दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में लगा सकते हैं। डिस्काउंट भी बढ़ा दिया गया है, 50% हो गया है। ज्ञान सर कोड लगाएंगे, आपको 30 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। चलिए 120 देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सही बताना है। कह रहा है फग्गन सिंह कुलसते को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेपाल की एक LGBTQ+ अधिकार कार्यकर्ता और अभिनेत्री भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस द्वारा मेनका गुरुस्वामी को देश की पहली समलैंगिक सांसद चुना गया है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा सही है। तो ठीक है सारे। 121 देख लेते हैं, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही होगा। हाल ही में राज्यसभा में मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा स्वीकृति करी है भाई? 13,020 करोड़। यह फंड प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। तो दूसरा ही सही है, क्योंकि इसके लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। 122 में सही की पहचान करनी है। भारत ने 21 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले पहले फीफा एशियन कप में भाग लेने के लिए फीफा के साथ आधिकारिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 30 दिसंबर 2025 को भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के 5वें मैच में अपना 152वां विकेट लेकर T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। तो यहाँ देखेंगे आप दोनों ठीक हो जाएंगे। 123 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर 2025 को फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिग्गज अभिनेत्री शारदा को प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल की संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना को इजराइल की संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मॉडल प्रदान किया गया। तो यहाँ भी ठीक है तीनों। 124 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मई 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में इंडियन फार्माकोपिया 2026 पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को चिकित्सा एवं मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यहाँ भी ठीक है तीनों। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर पे आ जाते हैं। डी गुकेश ओस्लो में विंसेंट कीमर को अंतिम दौर में हराकर नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम कवि और शिक्षाविद एसी श्रीहरि का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कर्नाटक के प्यानूर कॉलेज में अंग्रेजी भाषा के पूर्व अध्यक्ष थे। तो यहाँ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये जो है मलयालम कवि, इनकी 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये कर्नाटक के नहीं केरल के कॉलेज में थे, है ना, केरल। 126 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें शांति रक्षा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रदान किया गया है। वह इजराइल में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक इंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक समानता केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। और सुमन गवानी और राधिका सेन के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह तीसरी भारतीय। कौन सा सही है? 124 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। 127 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह हैज़ रिसेंटली लॉन्च द NGP साथी ऐप एट द नेशनल जूलॉजिकल पार्क। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में कई दशकों बाद कैराकल देखा गया, जिसे फ्लाइंग कैट भी कहा जाता है। कौन सा सही है? तो दोनों ठीक है। 128 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। हाल ही में गोवा के मंडगांव में खेले गए दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया और 7 साल के अंतराल के बाद ट्रॉफी अपने नाम की। भारत के लिए प्यारी जाटसा, सनफिदा और लिंडा कॉम ने गोल किए हैं। कौन सा सही है यहाँ पे? तो ये सारी सही है। 129 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है 3 जून 2026 इंडिया हैज रिसेंटली सक्सेसफुली डिस्पैच इट्स फर्स्ट सी कंसाइनमेंट ऑफ 1 मीट्रिक टन ऑफ प्लांट बेस्ड रेडी टू कुक मिलेट बेस्ड फंक्शनल फूड्स फ्रॉम कर्नाटका टू न्यूजीलैंड। भारत की अध्यक्षता में 9 से 13 जून 2026 तक इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुए ब्रिक्स कृषि सम्मेलन और मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाया गया। बेंगलुरु स्थित नारायण हेल्थ सिटी में एट्रियल फिब्रिलेशन के इलाज के लिए भारत की पहली प्लस्ड फील्ड एब्लेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक करी गई। ठीक है ये तीनों। अगला देखो, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन सर्वे पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी थार साउथ इंडियाज ओनली माउंटेन अनग्यूलेट हैज रिसेंटली राइजन 1364। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला एक लुप्तप्राय पहाड़ी खुर वाला जानवर है। इसे नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में वरियाडू कहते हैं। कौन सा सही है भाई? ठीक है तीनों। 131 में आते हैं, सही की बात कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में 5 से 6 मई 2026 को दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरकार ने दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए प्रति रोगी वित्तीय सहायता राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। देश भर में दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए नामित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। तो ठीक है 1 और 2, 8 से बढ़ाकर ये 16 नहीं 15 करी गई है, ये गलत है। 132 में सही की पहचान करनी है। भारत और रूस ने रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में पारस्परिक रसद विनिमय समझौते को लागू किया है। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में 3000 तक सैन्य कर्मियों को तैनात कर सकते हैं। साथ ही सैन्य अड्डों, नौसैनिक बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंच भी प्रदान की जाती है। इस तैनाती में प्रत्येक देश के लिए 5 युद्धपोत, 10 लड़ाकू विमान शामिल है और यह समझौता 15 वर्षों के लिए वैध है। तो यहाँ देखेंगे 1-2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये समझौता 15 नहीं सिर्फ 5 वर्षों के लिए वैध है। चलो 133 पे आ जाओ, सही बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में 7 मई 2026 को बेलारूसी एथलीटों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। बेलारूसी एथलीट अब लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक और अन्य क्वालिफाइंग स्पर्धाओं में अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। रूसी एथलीटों पर भी प्रतिबंध अभी भी लागू है। रूसी ओलंपिक समिति निलंबित ही रहेगी। तो यहाँ देखा आपने तीनों ठीक है। 134 में सही बताना है। कह रहा है 6 अप्रैल 2026 को तेलंगाना सरकार ने राज्य में कैंसर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित रोग घोषित किया है और केरल के वर्कला शहर को 20 सिटीज़ टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल के पहले संस्करण में शामिल किया गया है। तो ठीक है, यहाँ ये दोनों ही सही है। 135 पे आते हैं, यहाँ पे बताना आपको सही कौन सा है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में पटना के मोइन उल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए शिवंश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ 498 करोड़ का समझौता किया है। 30 एकड़ में फैले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। सही है यहाँ दोनों। 136 इसमें आपको सही बताना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कह रही हैं गया जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। और सरकारी ई मार्केट प्लेक्स उत्कृष्टता कार्यक्रम का आयोजन 16 जनवरी 2026 को दशरथ मांझी श्रम कौशल विकास केंद्र पटना में आयोजित हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जनवरी 2026 को पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2026 के कैलेंडर एवं टेबल कैलेंडर का लोकार्पण करा है। तो देखेंगे आप यहाँ पे 2 और 3 ठीक है, पहला गलत है क्योंकि गया ने पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी को करा है। 137 में सही बताना है भाई। बिहार के पटना के गांधी मैदान में 15 मार्च 2024 को पटना मैराथन आयोजित हुई है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। इस मैराथन में लगभग 10,000 धावकों ने भाग लिया है। इसका थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार है। कौन सा सही है भाई? ठीक है सारे। चलो इसमें भी सही की पहचान करनी है। भारत के पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने हाल ही में टोलेडो में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल लेवल में 1 में स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर पटना में बापू टावर पर आधारित एक विशेष आवरण का लोकार्पण किया है। 8 मई 2026 को नीतीश कुमार ने 542 करोड़ रुपए की लागत से पटना में बिहार संग्रहालय और ऐतिहासिक पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली भूमिगत सुरंग का कार्य आरंभ किया है। तो ये सारे ही सही। 139 में देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। 22 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया। बिहार में सक्रिय अंतिम शीर्ष माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा के 19 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण के पश्चात बिहार पुलिस ने आधिकारिक रूप से बिहार राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। ठीक है दोनों ये। चलो अगला कह रहा है हाल ही में 17 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक एवं सांख्यिकी अभियान भारत की जनगणना 2027 का शुभारंभ किया है। सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी नवनिर्मित प्रौद्योगिकी केंद्र बिहार पटना और 4 एक्सटेंशन सेंटर मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर का उद्घाटन किया। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बिहार में पहली बार रोबोटिक अग्नाशय कैंसर सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सही कौन सा है? तो सारे ही ठीक है। चलिए अब ये रीजनिंग के सवाल आ गए, इसके लिए आपको पता ही क्या करना है। वीडियो को पॉज करना है, पेन कॉपी उठा के इसको सॉल्व करना है। इसमें मैं उत्तर बताऊंगा सिर्फ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, ऑप्शन बी सही है। पेन कॉपी उठाइए और इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसकी तो प्रैक्टिस ही करनी है ना आपको भाई। 10 नंबर ही फ्री के मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से, इसका डी हो जाएगा। और 143 देख लो, इसमें आप देखेंगे बी सही है। 144 पे आ जाइए, इसमें सी हो जाएगा। 145 में बी हो जाएगा। 146 में डी हो जाएगा। इस वाले में बी हो जाएगा। 148 में बी होगा। 149 में देखें डी आ जाएगा। और आखिरी देखें अगर 150 बी हो जाएगा ना। ये 10 सवाल रीजनिंग के ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट यहाँ पढ़े हुए हैं, इनसे रीजनिंग के सवाल कर लीजिए टेस्ट से। और जो PYQ है रीजनिंग के है ना, उनके PYQ कर लीजिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और 10 नंबर यहाँ से पक्के करिए। बिहार जीके का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, है ना। और पिछले कम से कम 8 से 10 महीनों का जो करंट है उसको अच्छे से रिवीजन ज़रूर एक बार कर लीजिए अंतिम टाइम में बिहार जीके, रीजनिंग और ये करंट अफेयर, जिसको रिवीजन और साइंस, क्योंकि इसके 30 सवाल आते हैं, इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए।